हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन मैथ बाय आरपी सर। आज हम लेके आए हैं सीटेट का पीवाईक्यू सीरीज जो जनवरी 2024 में पूछा गया है। इसमें हम मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? ए ऑप्शन, ये सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, सटीक होना चाहिए। यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। अस्पष्ट गणित जो है अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जब दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा से उसको जोड़ के जब गणित सिखाया जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो ये सही जवाब होगा। ये अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, मतलब कि ये ज़्यादा टेक्निकल होना चाहिए। ऐसा होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। अगर कोई कह रहा है उसका वजन 64 केजी है तो ये आसानी से सीख जाएगा। और अगर कोई कह रहा है कि 2 के पावर 6 केजी, ये टेक्निकल हो गया। 2 के पावर 6 भी 64 होगा, लेकिन इसको बच्चा नहीं सीख पाएगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा? ऐसी भाषा नहीं यूज की जानी चाहिए, मतलब ज़्यादा टेक्निकल नहीं यूज करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ए और सी। ए और सी, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। 26 गुणे 5, 5 छक 30, 5 दम 10। ये हासिल नहीं ले रहा है। 30 के 30 पूरा पूरा लिख दिया। तो इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? क्या चीज दोहराएंगे तो इस भ्रांति को वो सुधार लेगा? एक अंक की एक अंक से गुणा, ये बिल्कुल सही कर रहा है। 5 छक 30, 5 दूनी 10। एक अंक से एक अंक की गुणा, वो बिल्कुल सही कर रहा है। इसको दोहराने से ये भ्रांति दूर नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। हासिल लेने और देने को क्या कहते हैं? पुनर्समूहीकरण की अवधारणा है। तो पुनर्समूहीकरण की अवधारणा से बच्चे में ये जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी? तो मान ले रहे हैं हम कि वो संख्या क्या है? यक्स। यक्स में 8 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? दुगुना, 2x। अब इसको सरल कर लेंगे। यक्स को 75 करके दूसरी तरफ भेज देंगे तो 2x माइनस यक्स, इसका मतलब हुआ यक्स, 2x में से x गया, x बराबर 8। तो वो संख्या कितनी आ गई? 8। अगर 8 में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 16 कितना? 8 का दुगना है। तो संख्या कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज। 1 मिलीमीटर किसके बराबर है? तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर कितने? 1000 मिलीमीटर। ये दोनों बराबर हैं। तो अगर दो जीरो से दो जीरो काट दें तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर हो जाएगा। और 1 मिलीमीटर पूछा है, तो अगर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को क्या लिख देंगे? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक कौन सी आकृति सदैव समबाहुभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? दो भुजाएं बराबर होंगी, एक भुजा बराबर नहीं होगा। और पूछा क्या है? समबाहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर हों। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। और समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? कि चारों भुजाएं उसकी बराबर हों। तो ये हमेशा समबाहुभुज ही होगा, चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो ऑप्शन 2 जो है वर्ग बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? एकाएकी संगति,
पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। एकांकी संगत, ये प्रारंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है, ये सही है। पदानुक्रमिक समावेशन, ये भी एक संख्या के बाद दूसरा संख्या बनेगा, ये भी सही है। मूलभूत संक्रियाएं, लेकिन मूलभूत संक्रियाएं का मतलब क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये प्रारंभिक संख्या अवधारणा बनने के बाद की ये प्रोसेस है मूल संक्रियाएं, तो ये गलत होगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? संज्ञानात्मक संघर्ष के पथ बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, ये सही जवाब है। बिल्कुल, संज्ञानात्मक संघर्ष के पथ बच्चों को सुगम बनाना चाहिए, ये बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। बिल्कुल प्रभावी है, ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक संघर्ष बच्चों के बीच सुगम बनाने के लिए शिक्षक को विचारपूर्ण प्रयास करने चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी और सी गलत होंगे, तो ऑप्शन ए केवल किसमें है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जब एक शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? जब टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी की बात की जाती है, उद्देश्य और कसौटी, क्राइटेरिया एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो मूल्यांकन की ये जो पक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? वैधता, वैलिडिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो तीनों का योग कर लेते हैं। 9,909, 9,099, 9,009 जोड़ लेते हैं कि योग में से क्या घटाना होगा। तो इतना घटा देंगे तो जो हमें अभीष्ट संख्या है वो मिल जाएगी, 25,454। 25,454, 2563। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को और आसानी से भी कर सकते हैं ऑप्शन से। इकाई का अंक देख के देखते हैं। 9, 9 18, 9 त्रिक 27। इसी में से इकाई का अंक कितना आया? 7। 7 में से अगर इकाई का अंक 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। केवल एक ही ऑप्शन में है 2563, जो कि सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या है। तो मैं बता दूं, एक जो संख्या होती है ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य। एक जो होती है वो ना तो अभाज्य होती है और ना ही भाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो गुणनखंड हों, अधिक से अधिक दो गुणनखंड, एक और एक के अलावा वो संख्या स्वयं। जैसे कि 3 के केवल एक ही, मतलब दो ही गुणनखंड है, 1 और 3। संख्या 2 हो गई, इसके भी 1 और 2। 5 हो गई, 5 बराबर 1 गुणे 5। तो ये संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 4, 2 गुणे 2, ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड, एक से अधिक। तो ये क्या होगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नीचे दी गई संख्या पैटर्न को देखिए। 1, 8, 27, 64, 25, 125। तो इसमें हम देखते हैं एक पैटर्न दिखता है कि ये कितने का? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो अगला क्या आएगा? 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 7 का क्यूब 343। तो 216 और 343 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।